नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अगले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्र। तो फसल चक्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे और आज हम अध्ययन कर रहे हैं फसल चक्र के सिद्धांत। तो जैसा कि फसल चक्र का सिद्धांत मैंने बताया था आपको कि फसल चक्र के सिद्धांत को पढ़ने के लिए मैंने फसल चक्र के सिद्धांत को पहले नोट कर दिया है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जैसे फसल चक्र के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। फसल चक्र के निम्नलिखित सिद्धांत है, पहला है जिसमें मैंने पढ़ा चुका है, आपको बताया भी हूँ, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के उपरांत कम खाद चाहने वाली फसल को बोई जानी चाहिए। तो फसल चक्र जो निर्माण किया गया उसके कुछ सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फसल चक्र का हम निर्माण करते हैं। और एक फसल चक्र को जैसे मैंने पढ़ा, एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में मृदा की उर्वरा शक्ति को ह्रास किए बिना तथा किसान अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए अधिक उपज प्राप्त करना, ये फसल चक्र के सिद्धांत थे। तो फसल चक्र का सिद्धांत उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य मुख्य हैं। एक तो अधिक उपज प्राप्त करना, दूसरा है फसलों को अदल बदल के बोना जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति को ह्रास ना हो, तीसरा कह सकते हैं कि किसान अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को वहां प्राप्त कर सके जो वो घरेलू उपयोग में अपनी आवश्यकता होती है। यहाँ हम सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिद्धांत का पहला है, अधिक खाद चाहने वाली फसल के उपरांत कम खाद चाहने वाली फसल का बुआई करना चाहिए। अर्थात मान लीजिए किसान एक खेत में फसल चक्र बनाना चाहता है, तो उस फसल चक्र में यह भी ध्यान रखना चाहिए किसान को कि कौन सी फसल अधिक खाद लेती है की आवश्यकता होती है और किस फसल को कम खाद की आवश्यकता होती है। तो अधिक फसल खाद की बुआई करने के उपरांत जो किसान दूसरी फसल चक्र में दूसरी फसल को शामिल करे, उसको ध्यान में रखे कि वह फसल ऐसी होनी चाहिए जिसको कम खाद की आवश्यकता हो। क्यों कम खाद? कम खाद का मतलब है पहली फसल में उसने अधिक खाद का उपयोग किया, किसान पहली फसल में अधिक खाद का उपयोग किया और उस उपयोग के आधार पर किसान दूसरी जो फसल लेगा उसको कम खाद की आवश्यकता होगी। तो जो मृदा में खाद मिलाई जाती है उसमें से संपूर्ण खाद का उपयोग फसल नहीं करती है। फसल संपूर्ण खाद का जितनी मात्रा उपयोग करता है किसान मिट्टी में, उसका सभी उपयोग मात्रा वो उपयोग नहीं करती है। तो बचे हुए खाद को दूसरी फसल अपनी जो है कि वृद्धि और विकास में उपयोग कर लेती है और उत्पादन तथा किसान का खर्च भी कम हो जाता है। खाद पर जो वो खर्च करता है, व्यय जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे उसको उपज में अच्छी प्रॉफिट होती है। दूसरा क्या है? पहला अध्ययन कर चुके हम। दूसरा है, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद उपरांत जो फसल उगाई जाए, अर्थात अधिक पानी चाहने वाली फसल के उपरांत किसान अगर दूसरी फसल उगाए तो फसल चक्र में शामिल करे, तो वह फसल चक्र में ऐसी फसल होनी चाहिए जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे किसान पानी की कम व्यवस्था करनी पड़ेगी और पानी पर कम खर्च करना पड़ेगा और उसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। तो पहली क्या है? पहला था कि अधिक खाद के बाद कम। तो अधिक खाद के लिए यहां उदाहरण जैसे हो जाएगा, पहली में आलू को अधिक खाद की आवश्यकता होती है, चना, मटर, जैसे मटर आदि फसलें हैं जिनको कम खाद की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल। तो कम पानी चाहने वाली फसल में जैसे अधिक है तो धान और गन्ना ये अधिक फसल के लिए है, पानी चाहने वाली है। कम पानी चाहने वाली है जैसे बाजरा, चना, मटर, सरसों आदि ये फसलें हैं। अगला सिद्धांत जो तीसरा है,
फसल चक्र में, फसल चक्र ये कहता है कि तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल की बुआई करना चाहिए किसान को। किसान अगर रबी की फसल में आलू की बुआई जिसमें अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो दूसरी जो जायद में फसल उगाए उसको ऐसी उगानी चाहिए जिसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता कम होनी चाहिए। ये हो गया तीसरा। और चौथा हो गया दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल को बोई जानी चाहिए, या अदलहनी फसल के बाद दलहनी फसल। अगर किसान अपना फसल चक्र बनाता है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस फसल चक्र में अगर किसान खरीफ ऋतु में अदलहनी फसल ले रहा है तो रबी की ऋतु में उसे दलहनी फसल उगानी चाहिए, या अगर रबी की फसल में वह अदलहनी फसल ले रहा है तो उसे जायज की फसल में वो दलहनी फसल को उगाना चाहिए उसी खेत में। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। और पांचवा है फसल चक्र बनाते समय। पांचवा अब क्या आता है? पांचवा ये है कि फसल चक्र बनाते समय किसान अपनी आवश्यकता, घरेलू आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर बनाए, जिससे ये ना हो कि किसान तो फसल उगा ले लेकिन उसकी आवश्यकता की फसल वह मार्केट से खरीद के लाए। ऐसा ना हो, वह उसके दैनिक उपयोग में जो फसल उसको उपयोग करना है, वो अपने पारिवारिक उपयोग में करता है, उस फसल को भी उस फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। ये है पांचवा। और छठा क्या है? एक ही फसल चक्र क्या कहते हैं? जो है छठवां सिद्धांत ये है, छठवां सिद्धांत 6 नंबर पर है ये, कि किसान फसल चक्र में ऐसी फसल चक्र को लगातार न शामिल करे जो एक ही कीड़े मकोड़े रोग व्याधि से दोनों फसलें नुकसान होते हैं। जैसे रबी की फसल में अगर कोई किसान ऐसा फसल उगाता है जिसमें रबी की फसल में वह कीड़े मकोड़े लगते हैं, और उसके बाद दूसरी फसल भी उगाए जो है कि जायज में, जिसमें भी वही कीड़े और मकोड़े अर्थात रोग लगते हैं, तो ऐसी फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए बल्कि उसके स्थान पर दूसरी फसल को शामिल करना चाहिए। यह हो गया आपका छठे नंबर पर। अब सातवां अब हम करेंगे। सातवां, किसान को फसल चक्र बनाते समय इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर किसान की भूमि मृदा कटाव या मृदा अपरदन से प्रभावित होती है, मृदा अपरदन होता है, तो किसान को फसल चक्र में एक फसल ऐसी भी शामिल करनी चाहिए जो मृदा अपरदन अवरोधी हो, अर्थात मृदा का संरक्षित करती हो, वह मृदा कटाव को रोकती हो। तो किसान को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगला आता है आठवें नंबर में आता है खेत में किसान को फसल चक्र बनाते समय कि जो खेत में जो खरपतवार लगातार उगते हैं, अधिक मात्रा में उगते हैं, तो किसान को उन खरपतवारों को ध्यान में रखकर ऐसी फसल चक्र बनानी चाहिए जिससे वह खरपतवार जो खेत में अधिक से अधिक मात्रा में उगते हैं उनसे कम से कम उस फसल पर नुकसान पहुंचा सके। अर्थात यह कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में अगर कोई खरपतवार फसल में उगती है या खेत में उगती है, तो किसान को ऐसी फसल बोना चाहिए जिससे उन खरपतवारों का प्रभाव दूसरी फसल बोई जो जाती है उस पर, उसके उत्पादन पर प्रभाव न पड़ सके, अर्थात वह उनके प्रति टॉलरेट हो, अर्थात वह रेजिस्टेंट हो। ठीक है, अगला आता है नौवें अंक में आता है फसल चक्र में फसलों का चुनाव। फसल चक्र में फसलों का चुनाव किसान को ऐसी करनी चाहिए कि जो फसल किसान अपने खेत में उगा रहा है उसकी स्थानीय बाजार में मांग भी अधिक होनी चाहिए। मान लो जैसे एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल, वह शहर के किनारे उसकी खेती है और वह गेहूं की फसल उगाता है, तो गेहूं की डिमांड कम होगी लेकिन सब्जियों की डिमांड ज्यादा होगी। तो इसलिए शहरों के किनारे अधिक सब्जी को फसल चक्र में अधिक से अधिक सब्जियों की फसलों को शामिल करना चाहिए, अर्थात जगह देनी चाहिए। मान लो जैसे इसी तरह से अगर कोई किसान ऐसी जगह पर खेती है जहां पर उसको गन्ने की मिल लगी हुई है उस क्षेत्र में, तो किसान को अपने फसल चक्र में गन्ने को अधिक स्थान देना
चाहिए। अब इसी तरह से अगर मान लो आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर जो है कि कपास की फैक्ट्रियां कपास कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां हैं, अर्थात कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, तो वहां के क्षेत्रों में किसान को अधिक अधिक से मात्रा में कपास की खेती अपने फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से जूट के क्षेत्र में जूट को अधिक देना चाहिए, शहरों के क्षेत्र में सब्जियों को देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है स्थानीय बाजार में जिस फसल की मांग ज्यादा हो, किसान उस फसल को अपने फसल चक्र में वरीयता देनी चाहिए, और उसके मांग अधिक होती है तो किसान को अधिक अच्छा दाम मिल जाएगा। अगला है 10वें नंबर पे, फसल चक्र ऐसे बनाना चाहिए जिससे किसान के घर पर उपलब्ध कृषि से संबंधित समस्त संसाधनों का पूरे वर्ष भर उपयोग होता रहे। मान लो जैसे आपने एक किसान है जो वो क्षेत्र में है आलू की, उसने आलू सीडर को लाके रख दिया और आलू की एक साल बुआई किया, उसके बाद दूसरी साल उसने फसल चक्र में आलू को शामिल ही नहीं किया, तीसरे साल भी नहीं शामिल किया, तो आलू की बुआई प्लांटर जो है, आलू का जो है सीड प्लांटर जो है वह खराब पड़ा रह जाएगा, अर्थात उसका सही उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए किसान के पास जो संसाधन है उसे फसल चक्र ऐसा बनाना चाहिए कि वह अपने पूरे संसाधनों का अच्छी तरह से हर प्रतिवर्ष उपयोग कर सके और उनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। ये हो गया आपका 10वां। अब आता है 11वें नंबर पे, फसल का चक्र का निर्माण करते समय मुख्य बात क्या है? फसल चक्र का निर्माण करते समय किसान को अपनी खेत की मिट्टी के प्रकार तथा वहां पर उपलब्ध जलवायु के आधार पर फसलों को चुनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कृषि का जो है एक जलवायु के ऊपर, आप भारतीय कृषि का अगर बात करेंगे तो एक कहावत है, भारतीय कृषि जलवायु के ऊपर या मौसम का जुआ कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? इसीलिए कि अगर मौसम का प्रभाव अच्छा रहेगा और किसान अपने जलवायु के आधार पर और मिट्टी के आधार पर फसलों का चुनाव करेगा तो उसका उत्पादन और फसलों की वृद्धि और उत्पादन दोनों अच्छी तरह से होगी और किसान को अधिक आय प्राप्त होगी। ये हो गया 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर है अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाले। अगर कोई किसान कोई ऐसी फसल चक्र में अपने फसल चक्र में कोई ऐसी फसल शामिल करता है जो मृदा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है, तो क्या करना चाहिए? उसको अगले वर्ष के लिए उस खेत को परती भी छोड़ देना चाहिए। परती का मतलब उसे खेत को रेस्ट दे देना चाहिए, जिससे वो अपने पोषक तत्व को मेंटेन करके रखे और पुनः फिर दूसरी, मान लीजिए जैसे आपने किसी ऐसे खेत में ऐसी फसल उगाया जो अधिक मात्रा में मृदा से पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है। अगर मृदा में से अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है और पुनः जब दोबारा फसल उगाएंगे तो आपको उस पौधे की जो दूसरी फसल होगी उसके लिए अधिक मात्रा में खाद और पोषक तत्व की देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम एक साल खेत को परती रख दें, अर्थात भूमि को रेस्ट दे दें, आराम दे दें, तो वह अपने पोषक तत्व की मात्रा से खरपतवारों के माध्यम से अपने पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा लेती है, अर्थात वह रिजर्व कर लेती है। तो इस आधार पर इसको भी ध्यान में रखना चाहिए किसान को। और लास्ट है फसल चक्र। फसल चक्र का मेन उद्देश्य है किसानों का आय में वृद्धि करना। तो किसानों की आय फसल चक्र में ऐसी फसलों को शामिल करना चाहिए जिससे किसान को वर्ष भर लगातार आय प्राप्त होती रहे। इसीलिए फसलों को अदल बदल करके बोया जाता है। तो किसानों का में तो ये है आपके सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 13 सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो पहला, अधिक खाद चाहने वाली फसल के उपरांत कम खाद चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाली फसल के उपरांत कम पानी चाहने वाली, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई,
फसल चक्र बनाते समय किसान को अपने घरेलू पारिवारिक उपयोग की भी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उसे उसके उपयोग की भी वस्तु प्राप्त होती रहनी चाहिए। मृदा कटाव, अगर मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्र है तो मृदा फसल चक्र में मृदा में कटाव के संरक्षित या प्रतिरोधी फसलों को भी शामिल करना चाहिए। खेत में उगने वाले खरपतवारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर खेत में ऐसे खरपतवार हैं जो किसी फसल उगते ज्यादा मात्रा में उगते हैं, जो किसी फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और किसी फसल को कम, तो किसान को फसल चक्र में जो खरपतवार कम नुकसान पहुंचा सके ऐसी फसल को उगाना चाहिए। अर्थात फसल चक्र ऐसे बनाना चाहिए जिससे किसान के संसाधनों का प्रतिवर्ष जितने संसाधन किसान के पास है उसका भरपूर उपयोग कर सके। अथवा जलवायु, फसल चक्र की निर्माण करते समय मृदा और जलवायु को ध्यान में रखकर फसल चक्र का निर्माण करना चाहिए। अर्थात मृदा के प्रकार और जलवायु के आधार पर फसल चक्र का बनाना चाहिए। अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल के बाद किसान को अपनी खेत को या मृदा को 1 साल के लिए परती रख करके उसे रेस्ट देना चाहिए। और लास्ट है, किसान को फसल चक्र ऐसा बनाना चाहिए जिससे किसान को प्रति वर्ष लगातार अधिकतम आय प्राप्त होती रहनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा तथा कमेंट करके अपने विचारों को भी प्रदान करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।